हेलो बेटा, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम इन एक्सिस एकेडमी खैरतल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन लोग जो 12th क्लास में आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, उसको अपन लोग आगे बढ़ा रहे। दो आप लोग पढ़ चुके हो, कौन कौन सा? वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? क्वथनांक उन्नयन। आज अपन लोग बात करेंगे हिमांक अवनमन की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओ, हिमांक अवनमन, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आ जाओ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग डेल्टा एफ से। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब देखो, हिमांक अवनमन को समझने से पहले अपन लोग हिमांक की परिभाषा जान लेते हैं कि भाई हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है? तो हिमांक को लेकर के आप लोग पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के पहले तो आप लोग यही समझते थे कि वह ताप जिस पर कोई भी जो द्रव है, कोई भी द्रव जम जाता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है वो उसका क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। लेकिन अपन लोग इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस अणुसंख्या गुणधर्म को समझने के लिए ये थोड़ी अलग अपन लोग डेफिनेशन देने वाले हैं। डेफिनेशन क्या होगी? क्या देखो, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु कहलाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसकी हिमांक की परिभाषा क्या कहेंगे आप लोग? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। बेटा यहाँ तक की आपकी बात हो गई क्लियर। अब देखो सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, अपन लोग ये जान ही चुके हैं, पिछले वीडियो में अपन देख लिया कि भाई शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा होता है, अवाष्पशील विलयन का वाष्पदाब क्या होता है? कम होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब हिमांक अवनमन मतलब नीचे आना, हिमांक अवनमन मतलब नीचे आना। तो देखो इसका मतलब क्या होगा? देखो सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अर्थ ये है कि जैसे ही शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं अपन लोग, तो उसके हिमांक के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। सही है। जैसे शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध विलायक हो गया तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें चीनी मिला दे, नमक मिला दे, या फिर कुछ और तीसरी चीज़ मिला दे, यानी कि अवाष्पशील विलय मिला दे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी नीचे आ जाता है। वो होता है क्या? हिमांक अवनमन के कारण आया। यानी कि अपन एक सिंपल सा परिभाषा कर देंगे, हिमांक अवनमन की परिभाषा कर देंगे आप लोग कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में आने वाली कमी वो क्या कहलाएगी? हिमांक अवनमन कहलाएगी। अब कमी कैसा ही, क्या इसको याद करने का फॉर्मूला होता है, उनकी बात अब लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब सुनो, हिमांक अवनमन को समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे? शुद्ध विलायक, ठीक है, और अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के वाष्पदाब और ताप के मध्य क्या खींचेंगे? आरेख खींचेंगे। तो आरेख में यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, देखो देखना ध्यान से कि ये लो आपका ये मैंने इधर को क्या ले लिया? वाष्पदाब। इधर को ले लिया मैंने ताप। इधर जाने पर ताप बढ़ता है, इधर जाने पर वाष्पदाब बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भाई बेटा क्वथनांक उन्नयन में आपको क्वथनांक के वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर करना था, तो अपन ने एक ऐसे लाइन खींच दी थी ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना है? ठोस अवस्था के बराबर करना है, ठीक है। तो आप लोग सीधी रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि सभी पदार्थों का ठोस अवस्था में वाष्पदाब एक जैसा नहीं होता, ठीक है। आप सीधी ऐसी रेखा नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि सभी उस स्थिति में आपके सभी पदार्थों का हिमांक बिंदु भी एक नहीं होता, कि यानी कोई भी, चाहे जूस हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे बर्फ हो, जो सब ये थोड़ी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगी। नहीं, किसी का कुछ अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किसी का कुछ अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें, जल है, वाटर मोलिक्यूल है, वो वाटर जम जाता है किसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। लेकिन अपन बात करें, ये जो आपका हीलियम गैस है, जो हीलियम गैस, उसका सबसे कम होता है, ये जमती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जमती है। तो बहुत अंतर हो जाता है। हर कोई जो कंपाउंड आपका, उसका हर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अपन क्या करें, तो यहाँ पे हिमांक बिंदु अलग अलग सबका, तो इसलिए ऐसे नहीं ले सकते। सबका वाष्पदाब अलग अलग होता है, इसलिए ऐसे भी नहीं ले सकते। अपन को क्या करना पड़ेगा? ठोस अवस्था जो लाइन है कुछ ऐसे टाइप में आपको लेनी पड़ेगी, जिससे सबका वाष्पदाब भी अलग अलग हो गया, सबका हिमांक भी क्या हो गया? अलग अलग। तो मैं इसको नाम क्या दिया? ठोस अवस्था
ठोस अवस्था रेखा, ठीक है। अब देखो सुनना, ये ठोस अवस्था रेखा आपकी हो गई ये चीज़, एक मिनट ये है ना। अब देखो सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मेरे को दो डॉट लेने हैं, किसका, शुद्ध विलायक का और अवाष्फील विलयुक्त विलयन का। तो जैसे ऊपर तो क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है तो मैंने इसका शुद्ध विलायक का डॉट लिया ऊपर, ये लो विलायक शुद्ध है, आप अपने स्तर पे लगा ले उस चीज़ को। और ये दूसरा डॉट मुझे नीचे लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका अवाष्फील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया विलयन, सॉल्यूशन, ठीक है, सोलवेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सुनना, जैसे ही मुझे फ्रीज करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, यानी कि ये पॉइंट इधर किसकेगा, और वाष्प दाब में भी क्या है, कमी। तापमान को ठंडा करते हैं तो वाष्प दाब में भी क्या आएगी, कमी आएगी, तापमान में भी क्या आएगी, कमी। तो ये परिवर्तन कैसे आने वाला है, ऐसे कुछ परिवर्तन आपके पास में होगा। ये बात क्लियर आई नहीं, कि ताप कम करेंगे तो वाष्प दाब भी घट करके कुछ ऐसी लाइन आपके पास में आने वाली है। और जिस भी बिंदु पर ये इसका वाष्प दाब इसको टच करेगा ठोस अवस्था के लाइन को, उस ताप पर उसके संगत ताप आप देखोगे और उस ताप पर वो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ जम जाएगा। तो यानी कि इसके संगत ताप देखा मैंने, तो ये लो ये ताप इतना कुछ आया, ठीक है। अब इस ताप को मैंने कहा TF, और शुद्ध विलायक के लिए तो मैंने क्या कह दिया T0F, T0F, F होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इस बिंदु पर ये जमा है। अब देखो सेम टू सेम परिवर्तन मेरे को किस में करना होगा, विलयन में करना होगा। जैसे ताप कम करूँगा, जैसे जो परिवर्तन इसमें होगा ठीक सेम टू सेम उसमें होगा। तो ये लाओ ऐसा कुछ आएगा, बताओ क्लियर, ठीक है। अब देखो सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस बिंदु पर टच हो रहा है, इसका मतलब शुद्ध विलायक इस पर जमेगा, इसके संगत ताप देख लेते आ जाओ। तो ये लो TF से बताएं, क्योंकि प्योर नहीं है आपके पास में भी है, हो गया। शुद्ध विलायक के संगत वाष्प दाब देखे तो वाष्प दाब कितना, जैसे इसका वाष्प दाब होगा P01, और इसके अवाष्फील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब देखे तो इसके संगत का वाष्प दाब क्या आ गया, P1। तो यानी कि इनके वाष्प दाब भी अलग अलग हो गए, ताप भी अलग अलग हो गए। इसको देखने से पता चला शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा या रक्त पास, हाँ है। अवाष्फील विलयन का वाष्प दाब कम है तो कम ही आ रहा है। और अपन ने कहा शुद्ध विलायक जो है ज़्यादा ताप पर जमता है, यानी उच्च ताप पर जमता है, और एज कंपेयर विलयन थोड़े कम ताप पर जमता है। देखो कम पे जम रहा है, नहीं जम रहा, इधर कमी तो होती है। तो इसका मतलब यह है कि शुद्ध विलायक को ठोस अवस्था तक ले जाने के लिए कम ताप परिवर्तित करना पड़ता है, जबकि अवाष्फील विलयुक्त विलयन के वाष्प दाब को ठोस अवस्था तक ले जाने के लिए अधिक ताप परिवर्तित करना पड़ता है। अब इन दोनों का जो अंतर है इसको आप लोग क्या कह देते हैं, डेल्टा TF। तो सूत्र कैसे निकालोगे आप लोग, हिमांक अवनमन का, हिमांक अवनमन यानी कि डेल्टा TF, ये ज़्यादा वैल्यू कौन सी है आपकी T0F, ये बराबर होगा T0F माइनस क्या कर दूं मैं TF। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या चीज़ है बेटा, हिमांक का अवनमन, ये क्या है शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये क्या है अवाष्फील विलयुक्त विलयन का हिमांक। ये सारी बातें आपको हो गई क्लियर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको अणुसंख्या प्रॉपर्टी माना जाता है, भाई अणुसंख्या गुणधर्म माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, अपन करने वाले हैं प्रूफ। तो प्रूफ मैं कर रहा हूँ, देखो इधर से यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि भाई ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको, ग्राफ से पता चला ये इन दोनों का अंतर क्या है, डेल्टा P। देखो सेम सही है, ग्राफ से पता चला है कि डेल्टा TF हिमांक का अवनमन ये समानुपाती होता है किसके, डेल्टा P के, ठीक है। और इस समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, लो डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, छोटा के समानुपाती स्थिरांक डेल्टा P, और इसको दे दिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 1। बोलो क्लियर बात है यहाँ तक की। अब अपन ने कहा कि ऐसे विलयन को समझ लेंगे, द्विअंगी विलयन काम में तो ले रहे हैं बोलो, कौन सा, अवाष्फील विलयुक्त तो द्विअंगी विलयन काम में ले रहे हैं। इनके लिए राउल्ट का नियम क्या है कि अवाष्फील विलयुक्त विलयन का जो अपन कहें वाष्प दाब है वाष्पशील अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती है, और वाष्पशील अवयव को विलायक ही तो है। तो अपन ने कहा क्या, राउल्ट के नियम से क्या कहेंगे अपन लोग, राउल्ट के नियम से कहेंगे कि P1 है ये जो है समानुपातियों किसके, X1 के, उसके मोल भिन्न के, और जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, P1 बराबर P01 और क्या X1। इसको मैं इधर लेके गया तो क्या आने वाला आपके पास में, देखना मुझे बताना बेटा एक बार, क्या आने वाला है, इसके पास आने वाला है कि P1 अपॉन P01 बराबर क्या गया X1। अपन ने कहा वही दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर घटाते जाओ, 1 माइनस P1 अपॉन P01 और बराबर 1 माइनस X1। आपको पता है क्योंकि
क्योंकि 1 माइनस x1 ये बराबर होता है किसके, x2 के। तो आप लोग यहाँ पे तो क्या लिख दोगे, x2, यहाँ पे क्या लिख दोगे, P01 माइनस P1, लघुत्तम लेके आए ना बेटा, P01 और बराबर क्या आ गया, x2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P, तो डेल्टा P इसको इधर ले जाओ, बराबर क्या आ गया, P01 x2। ठीक है, तो अपन ये जो मान है ये किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो अपन कहते हैं डेल्टा P का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये देखना एक बार, डेल्टा टी एफ ये बराबर होगा K, और K डेल्टा P की जगह लिखा P01 x2, ये आ गया। अब आगे सुनो, ये x2 क्या है, x2 क्या है, विलेय की मोलबिन आ रही है। विलेय की मोलबिन को की वैल्यू आपको पता है कि x2 बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, आप लिखो क्या कि क्योंकि हमें पता है x2 जो है बराबर होता है किसके, n2 अपॉन n1 प्लस n2 के। सही आया बात है तक की। तो फिर आप लोग इसकी जगह ये वैल्यू x2 के इसमें पुट करोगे तो क्या लिख सकते हो, और आप फिर करके लिख सकते हो क्या, डेल्टा टी एफ ये बराबर हो किसके, k छोटा k, ठीक है, P01, ठीक है, और क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। फिर आप वही बात कहने वाले हो कि राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लगता है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। और तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए क्या मानते हो आप लोग, तनु विलयनों के लिए आप कहते हो कि n1 बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किससे, n2 से, तो अपन कह देते हैं n1 प्लस n2 ये लगभग बराबर होगा किसके, n1 के। तो फिर अपन ये वैल्यू पुट करी इसमें, तो क्या आया, तो अपन आया डेल्टा टी एफ बराबर k छोटा वाला P01 और क्या आ गया, n2 अपॉन n1। ठीक है, फिर आप कहोगे क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है क्या कि भाई n1 तो बराबर होता है क्या, W1 अपॉन M1 के, और n2 बराबर किसका, W2 अपॉन M2 के, ये आपको पता है। तो ये वैल्यू आप पुट करो, इसमें आ जाओ, तो कैसे करोगे, डेल्टा टी एफ बराबर छोटा के P01 और इसकी जगह लिखोगे ऊपर W2 अपॉन M2 गुणा में नीचे क्या जाएगा, W1 अपॉन M1, यही आने वाला है, बताओ, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अपन क्या कहें, मैं कह रहा हूँ कि ये जो तीन चीज़ें कांस्टेंट है, विलायक जो है उसका मूल द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, ये शुद्ध विलायक का जो वाष्प वो भी कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट पहले से। तो ये तीनों मिलकर के वापस से क्या बनाएंगे, नया कांस्टेंट बनाएंगे। उस नए कांस्टेंट को क्या बोलेंगे अपन लोग, के से बताएंगे, बड़ा के, किसे बताएंगे, के से, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अवनमन हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या रखा है इसको, इसकी जगह इसको बताने के लिए कि डेल्टा टी एफ बराबर होगा बड़ा के और क्या लिख दिया मैंने, W2 अपॉन M2 और गुणा में मैंने लिख दिया बटे में, नीचे गुणा में आ रहा है क्या आपके पास, W1। और यदि मैं कहूँ ये जो चीज़ है W2 अपॉन M2 क्या है, आप कहोगे विलेय के मोल संकेत है। तो यदि कहें अपन लोग, यदि W2 अपॉन M2 ये बराबर हो किसके, 1 मोल के, और ये जो आपका W1 है बराबर किसके हो, 1 ग्राम के, तो फिर क्या होगा, देन क्या कहेंगे अपन लोग, डेल्टा टी एफ ये बराबर हो जाएगा किसके, के, किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आपकी जो के की जो डेफिनेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है कि 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक के मान में होने वाली कमी को ही क्या कहेंगे अपन लोग, अवनमन स्थिरांक कहेंगे। फिर अपन एक बात क्या जानते क्या कि भाई 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोले पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या क्वांटिटी लेंगे, 1000 ग्राम लेंगे। कितना लेंगे, 1000 ग्राम। तो उस स्थिति में W की वैल्यू क्या जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, ये अपन ने बात लिखी पूरी ये बात यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग क्या कि 1 मोल विलेय को, भाई पूरी फलतल इसकी डेफिनेशन देंगे अपन लोग कि भाई 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक के मान में होने वाली कमी अवनमन स्थिरांक कहलाती है। फिर आप बात कहोगे पूरी बात ये कि
1 मोल को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है, इसलिए इसका 1000 ग्राम लेंगे। तो 1000 ग्राम लेते हैं तो डेल्टा TF ये बराबर किसको, K/1000 के, ठीक है। और इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, बोलो KF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, KF। और यहाँ से अपन गए, खाली मैं K की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा बताओ, K बराबर होगा KF और गुणा में क्या आया 1000। क्या है आपके पास में 1000। तो अब ये जो K की वैल्यू है ना, मैं किस समीकरण में इसको दे देते, जैसे समीकरण नंबर 2 में दे दूँ, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में K की वैल्यू रख रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पे रखते आ जाओ। समीकरण 2 में K का मान रखने पर आ जाओ रखते हैं तो क्या आएगा देखना, डेल्टा TF ये बराबर होगा किसके, KF गुणा W2/M2 गुणा W1 और ऊपर क्या आ गया 1000 आपके पास में आ गया, ठीक है। अब आप अणुसंख्या गुणधर्म प्रूव कर रहे हो तो आप एक बार ध्यान से देखें मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखना मोललता का फॉर्मूला है क्या, कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ऊपर 1000। तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं छोटा m। तो यानी कि मेरे पास क्या डेल्टा TF बराबर क्या आ गया, KF गुणा में छोटा m, मोललता के समानुपाती आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल्टा TF समानुपाती छोटा m मोललता के समानुपाती है। और क्योंकि मोललता के समानुपाती प्रूव हो गया है, इस कारण इसको अपन क्या कह सकते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आगे सुनो, आपसे कहा जाए कि हिमांक अवनमन की सहायता से आप लोग विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कीजिए, तो आप किस प्रकार से करोगे। देखो आप ये विलेय का मोलर द्रव्यमान रहा, इसको आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले में से इसको इधर भेज दो और इसको क्या कर दो इधर। तो आ जाओ कैसे निकालोगे, हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करना, तो आप कैसे करोगे। देखो M2 बराबर, इसको इधर भेज दिया तो अपने पास क्या कर, देखो KF गुणा W2 गुणा 1000 बटे आपके पास आ गया डेल्टा TF और गुणा में आया W1। इस सूत्र की सहायता से आप लोग हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात सुने, अपन लोग क्या कह रहे हैं, अपन लोग कि यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि अणुसंख्यक गुणधर्म में विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, वो भी बात हो गई। अब यहाँ पे देखें कि जो आपका ये क्या है, KF जो आया है, KF जो आया है ये KF ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। और इसकी परिभाषा आप क्या दे सकते हो बेटा, कि 1 मोल विलेय को आप किस में घोला 1000 में, तो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक के मान में आने वाली कमी को क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये मात्रक की बात ध्यान रखिए बेटा, ये बात हो गई। अब देखो अपन के वॉन्ट हाफ जो वैज्ञानिक आपका वॉन्ट हाफ ने अपन का डेल्टा KF, ठीक है नहीं, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक और कौन सा आपके पास में वह डेल्टा H वाष्पन के मध्य संबंध स्थापित किया। और संबंध क्या दिया उन्होंने, संबंध दिया, देखो सुनना ध्यान से, KF बराबर कैसे M1 RTF का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन और गुणा में क्या आ गया आपके पास में 1000। इस सूत्र की सहायता से आप लोग इनमें संबंध स्थापित कर सकते हो, मोलल अवनमन स्थिरांक और वाष्पन की, विलायक के वाष्पन की ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हो। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, कौन सी, हिमांक अवनमन, ठीक है। अब अपन लोग बात करें अगली प्रॉपर्टी परासरण दाब की बात अपन लोग करने वाले हैं। आ जाओ चलते हैं 3rd प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख रहे हैं अपन लोग, आ जाओ। कौन सा, परासरण एवं परासरण दाब
कैसे लिखेंगे इसको? ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक है, तो सबसे पहले परासरण की परिभाषा पर लोग देखें। किसकी बात करेंगे? परासरण की परिभाषा पर लोग देखेंगे। तो परासरण होता क्या है वो सुनना ध्यान से। परासरण ओस्मोसिस की बात करें तो इसके लिए 2-3 डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो कि विलायक, भाई ऐसे कह दो, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, उसमें से होकर के विलायक के अणु का अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन, वो क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। तो अपन कह सकते हो कि यह एक पहली परिभाषा शॉर्ट में दे रहा हूं मैं कि यह क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन है। ठीक है भाई, शुद्ध अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक अणु कहाँ से कहाँ जाएंगे? अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाएंगे। अब एक इसको दूसरा अपन कैसे, अगर मान लो ये परिभाषा आपको अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरा ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि यह है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। अब क्या कहोगे कि इसमें क्या होता है? थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। अब देखो शुद्ध विलायक ज़्यादा कहाँ होता है? तनु विलयनों में। तो अब कहते तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन। कैसे परिभाषित करोगे आप लोग? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक के अणुओं का तनु विलयनों से सांद्र विलयनों की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। एक इसको आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी परासरण कहलाती है। अब परासरण की प्रक्रिया को समझने के लिए अपन लोग प्रयोग करने वाले परासरण के दो, वो कैसे कैसे, पहले प्रयोग में चलते आ जाओ। पहले प्रयोग में परासरण को समझने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? एक पात्र लेते हैं, ले लिया पात्र। ठीक है, पात्र में मैंने भरा क्या? शुद्ध विलायक। जैसे मानो आप लोगों ने जल भर दिया, तो ये लो मैंने पात्र लिया, पात्र में शुद्ध विलायक भर दिया। लो शुद्ध विलायक भर दिया। इसमें अपन लोगों ने एक नली लगाई है। इसकी खास बात क्या है कि इसके एक सिरे पर अर्धपारगम्य झिल्ली लग गई है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM हो गया। इसमें आप लोगों ने विलायक भरा है कुछ क्वांटिटी में, विलायक ये लो, सॉरी विलयन भरा है बेटा। आप लोगों ने इसमें क्या भरा है? विलयन। कुछ शांत, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है इसमें। और ये क्या आपके पास में? प्योर सोलवेंट आपके पास में। अब देखो सुनना, क्योंकि अंदर के विलयन की सांद्रता शुद्ध विलायक, इसमें विलयन है और बाहर क्या? शुद्ध विलायक है। तो विलायक की सांद्रता बाहर ज़्यादा, भीतर क्या कम। तो इस स्थिति में परासरण क्रिया संपन्न होगी और परासरण होने से शुद्ध विलायक अणु बाहर पात्र में से कहाँ जाएंगे? अंदर, नली के अंदर जाएंगे। और जब नली के अंदर जाएंगे तो नली के अंदर जाने से इसका तल क्या होगा? स्तर ऊपर बढ़ेगा, इसका स्तर ऊपर बढ़ेगा। और माना बढ़ते बढ़ते एक स्थिति यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो अपन ने ये तो कहा नहीं इसके भाई शुद्ध विलायक अणु अंदर जाओ, नली में ऊपर इसका तल बढ़ाओ, अपन ने तो कहा नहीं और अपन ने इसको रोका भी नहीं। इसका मतलब कि अपने आप इसकी स्थिति कारण एक दाब लगा और उस दाब के कारण परासरण क्रिया क्या हो गई? रुक गई। ठीक है ना, तो परासरण समझ आ गया। अब बात करेंगे इसमें आएगा परासरण दाब को कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्थिति कारण दाब लगा, इसके कारण परासरण क्रिया रुक गई और इसी दाब को अपन क्या कहेंगे? परासरण दाब। यानी कि वह दाब जिसके कारण
भाई द्रव की स्थिति के कारण लगने वाला वह दाब जिसका परासरण क्रिया रुक जाती क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। माना कि ऊपर चढ़े हुए स्तर की ऊंचाई, जो आपका स्तर जल का स्तर, विलयन का स्तर ऊपर चढ़ा है, उसकी ऊंचाई क्या है? h है। विलयन का जो घनत्व है, घनत्व क्या है? d है घनत्व, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लग रहा है g। क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल g लग रहा है। तो परासरण दाब पाई याद करने का सूत्र क्या बना आपका? पाई बराबर एच डी, और क्या आया? जी। पाई बराबर एच डी जी। इस तरीके से आपका पहला प्रयोग आपका होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। सेकंड एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं, आ जाओ। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में और अच्छे समझ आया कैसे कि भाई अपन एक क्या करेंगे, कंटेनर में, एक पात्र में दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयनों को अपन लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अलग करते हैं। आ जाओ, ये लो, ये जैसे आपकी मानो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें आप लोगों ने तनु विलयन सांद्र विलयन को आप लोगों ने पृथक कर दिया। लो भरते हैं इसमें, पहले तो विलयनों को भरते हैं। आ जाओ, फुल भर दिया अपन दोनों से इसके। ठीक है, इसमें अपन लोग भरा है क्या? तनु विलयन। इसमें अपन लोगों ने भरा क्या? सांद्र विलयन। ठीक है, और इन पे पिस्टन लगा हुआ है, भार इन घर्षण इन पिस्टन लगा है दोनों पात्रों पर। ये लो पिस्टन, ये रहा, ये पिस्टन हो गया जैसे P2, और इधर वाला पिस्टन जैसे हो गया ये लो, ये आपके पास आ गया पिस्टन P1। हो गया। अब देखो सुनना, मैंने क्या किया? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से तनु विलयन और सांद्र विलयन को अलग कर दिया। अब तनु विलयन में क्या हो गया? शुद्ध विलायक अणु ज़्यादा है, सांद्र में क्या कम। तो इस स्थिति में परागण क्रिया होगी, दिशा क्या होगी इसकी कि इधर से शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते किधर की ओर जाने लगेंगे? बताओ बेटा, जाने लगेंगे इधर की ओर, परासरण से। ये परासरण की प्रक्रिया के कारण, किस कारण जा रहे हैं? परासरण के कारण जा रहे हैं। और जाएंगे तो इसमें स्तर, इसका जो स्तर है ऊपर उठेगा, ये क्या करेगा? ऊपर उठने की कोशिश करेगा, परासरण हो रहा है इसलिए। अब मैं क्या करूं, यदि इस पिस्टन पर बाहर इन घर्षण पिस्टन लग रहा है, अभी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर मैं बाहर से दाब अप्लाई कर दूं, बाहर से इतना दाब लगा दूं कि इसकी स्थिति फिक्स रहे यहीं पे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो उस स्थिति में विलायक अणु अंदर जा नहीं पाएंगे, दूसरी स्थिति में नहीं जा पाएंगे। तो अपन कहेंगे वह अतिरिक्त बाह्य दाब, वह अतिरिक्त बाह्य दाब जिस कारण परासरण क्रिया रुक जाती है, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। यानी कि यदि अपन कहें कि स्थिति मेंटेन है तो उस स्थिति में क्या होगा? बाह्य दाब, बाह्य दाब ये बराबर होगा किसके? परासरण दाब के। आइए बात, तो इस तरीके से बात आपकी आती है परासरण दाब को समझने की। अब अपन कहते हैं परासरण दाब के नियमों की बात भी कर लेते लगात। परासरण दाब, परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम क्या क्या? आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, परासरण दाब को समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों ने नियम दिए थे। सबसे भाई पहले क्या? वॉन टॉफ में दो नियम है, वान टॉफ। पहले नियम की बात करें, बोयल का नियम। तो क्या नियम? आ जाओ। ये नियम कहता है, ये नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो समानुपाती होता है उसकी सांद्रता के। तो पहले नियम के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर सांद्रता पर उसके, स्थिर ताप पर उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर अपन ने क्या दे दी? 1 दे दी। तो दूसरा नियम आपका वो क्या? आ जाओ, दूसरे नियम से बात करते हैं हम लोग। वान टॉफ ताप दाब नियम। ठीक है, तो ताप दाब नियम क्या है? ये नियम कहता है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। तो पाई समानुपाती मैंने क्या कर दिया? T हो गया। ये समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई? 2। बेटा एक बात और सुने, क्योंकि अपन सांद्रता अपन कह सकते हैं कि यदि मैं कहूँ 1 मोल विलय को V लीटर में घोला तो C की वैल्यू क्या आ गई? C क्या आ गया उस समय? तो अपन कहते हैं क्योंकि C बराबर होगा 1/V, तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पाई ये जो है समानुपाती होगा 1/V के, ऐसे भी अपन लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से परासरण दाब को याद करने के लिए एक सूत्र निकल कर के आता है। वो सूत्र कैसे आप लोग निकालोगे वो आप लोग देखने वाले इसमें। तो अपन ने कहा कैसे? तो अपन ने कहा समीकरण
1 व 2 से क्या बात सामने आती है वो देखो आप लोग कि एक समीकरण कहती है पाई समानुपाती सी की जगह अपन चाहो तो 1/v लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है पाई समानुपाती टी, तो दोनों से मिलाया अपने क्या पाई समानुपाती t/v। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देते नियतांक s लगाएंगे, विलयन नियतांक s लगेगा, तो यहाँ पे लगाया पाई बराबर s t/v, जहाँ s बराबर क्या है, विलयन का नियतांक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू, इसका आंकिक मान गैस नियतांक r के बराबर होता है। तो गैस नियतांक r के बराबर, तो इसको मैं r ही लिख देता हूँ ना, तो क्या होगा पाई बराबर RT/v। ये वैल्यू, ये सूत्र आया किसके लिए आया है, 1 मोल विलेय के लिए आया है, विलेय के लिए। और अगर मोल संख्या n हो तो अपन क्या करेंगे, पाई बराबर NRT/v। ये किसके लिए आई समीकरण, ये वाला सूत्र किसके लिए आया है, n मोलों के लिए, n मोल्स के लिए। अच्छा एक बात सुनो, क्योंकि अपन गए क्योंकि n/v यानी कि ये जो है ये बराबर किसके होता है, c के, तो अपन इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, और कैसे लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT। कैसे लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT, इस तरीके से अपन लोग लिखते हैं। हो गया। अब दूसरी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ कि अपन करें कि परासरण दाब भी क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म है। तो इसको समझने के लिए अपन लोग क्या करेंगे भाई, इससे भाई कैसे प्रूव करें, तो प्रूव करने के लिए और विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए अपन क्या कहेंगे, देखो सुनना, ये वाला लूँ या फिर ये वाला ही ले लेते, आ जाओ। पाई बराबर NRT/ क्या गया v, n को मैं क्या कर रहा हूँ, विलेय के तो मोलक संख्या है, तो 2 लगा दो, नंबर 2 दे दूँ, तो आप कहोगे N2 बराबर होता है क्या, W2/m2, W2/m2 यही कहोगे ना, क्योंकि N2 बराबर है W2/m2, इसलिए अपन कहेंगे पाई बराबर W2/m2 गुणा v और RT, यही आया। तो आपको पता है, ये देखना एक बार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन, विलयन का ही तो आयतन है, तो ये क्या हो गया, मोलरता है, मोलरता के बराबर है कि बड़ा m के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बराबर होगा MRT, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई जो है प्रूफ हो गया किसके प्रूफ हो गया, समानुपाती है मोलरता के, तो इसलिए क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है, इसलिए एक अणु संख्या गुणधर्म है। और विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण अपन करना चाहो परासरण दाब से कैसे करोगे, M2 बराबर क्या लिखोगे, बराबर होगा W2RT/पाई/v, इस सूत्र की सहायता से आपका ये निकाला जाएगा। हो गया। अब देखो सुनो, परासरण से रिलेटेड 2-3 वर्ड आते हैं, उनकी बात अपन लोग कर लें। क्या, देखो 2 वर्ड ही आते हैं, इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा इधर से, 2 वर्ड आपके ये निकल करके आते हैं। पहला तो क्या, समपरासरी विलयन, दूसरा अल्पपरासरी विलयन, और तीसरा ये निकल के आता है अतिपरासरी विलयन। तो ये क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखो, जब तुलना की जाए 2 विलयनों की, 2 विलयन है जिनके परासरण दाबों की तुलना की जा रही है, तो अपन कहें यदि 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान है, तो ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। यदि 2 विलयन जिनके परासरण दाब क्या समान है, तो ऐसे विलयन क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। अब दूसरी बात सुनना, एक बात और कहूँ, यदि 2 विलयन
जिनके परासरण दाब अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, तो इनमें तुलना करनी पड़ेगी आपको दो की किन की भी। तो इनमें कम परासरण दाब वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन व अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अति परासरी विलयन कहेंगे अपन लोग। ठीक है बेटा, ये बात आपकी क्लियर होगी। एक बात और सुने कि जब कभी भी ये दो की बात हो गई कि भाई जब दो विलयनों के परासरण दाब समान तो उनको क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। लेकिन जब दो विलयन जिनमें एक का परासरण दाब कम है तो उसको अल्पपरासरी, और दूसरे का जब ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, अतिपरासरी। और जब कभी भी अल्पपरासरी और अतिपरासरी को अपन अलग कर दें, कैसे कर दें, अल्पपरासरी विलयन और अतिपरासरी विलयन को अधिक कर दे, तो परासरण की दिशा हमेशा क्या होगी, अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर होगी। ध्यान रखना बात कि आप उसको कभी कह दिया जाए कि अल्प परासरी अति परासरी विलयन को अलग अलग कर दिया, बताओ किधर जाएगा प्रश्न, तो अल्प परासरी से अति परासरी की ओर जाएगा। ये बात आपकी आ गई। अब देखो बेटा सुनना, एक छोटा सा वर्ड आता है विसरण का। तो देखो विलयनों में अगर ये प्रोसेस होगी तो परासरण कहेंगे, गैसों में अगर होगी गैसों के अणु का अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जो गमन है वो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। जैसे स्प्रे की बोतल को अपन यहाँ से उसको प्रेस करना शुरू करें तो उसकी जो खुशबू है स्प्रे निकलेगी तो इस कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। अच्छा एक बात और थोड़ी सी, क्या कि अपन कहें एक दूसरा वर्ड इससे रिलेटेड आता है, क्या, व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस। वो क्या होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रिवर्स ओस्मोसिस जो प्रोसेस है इसका उपयोग किया जाता है किसमें, इसका उपयोग किया जाता है लवणीय जल के शुद्धिकरण में। खट्टे जो खारा पानी होता है ना उसको नॉर्मल करने में इसका भाई काम में लिया जाता है। तो कैसे अपन बात करें, दूसरा व्युत्क्रम परासरण, ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस, ठीक है ना। तो देखो अब सुनो, रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होता है, वही प्रयोग को वापस करते हैं। ये लो आपका, ये दो मैंने इसको अर्धपारगम में झिल्ली के माध्यम से अलग कर दिया, ये लो, ठीक है। बेटा समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अब अपन इसमें ना, अपन ऐसे मानो, अपन कहें यहाँ पर मैं एक ठोटी लगा देता हूँ, उसकी बात करेंगे आप लोग। थोड़ा सा ऊपर तक ले लेते जब उसमें लिया तो चलो ठीक है। तो इसमें मैंने भर दिया क्या, शुद्ध विलायक, जो अपन ने कहा जल है अपने पास में, ठीक है ना। और इसमें मैंने भर दिया लवणीय, ऐसे लिख देते, शुद्ध जल ही लिख देना, क्या दिक्कत आ रही है। ये लो शुद्ध जल, इसमें मैंने क्या दिया, लवणीय जल। अब देखो लवणीय जल जाते हो आप लोग, इसमें शुद्ध विलायक अणुओं की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसमें जैसे नमक की अशुद्धियाँ और कोई जैसे MgCl2 CaSO4 लवणों की अशुद्धि होंगी इसमें, ठीक है। इसमें शुद्ध विलायक कम होगा, इसमें क्या होगा, ज़्यादा। तो जब परासरण क्रिया होगी तो ये क्या, अर्धपारगम में झिल्ली SPM सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन, तो परासरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उस स्थिति में शुद्ध विलायक किधर से किधर जाएगा, शुद्ध विलायक इस दिशा से लवणीय जल की ओर जाएगा, क्योंकि इसमें शुद्ध विलायक अणु क्या है, कम है। ये दिशा होगी परासरण की दिशा, ठीक है बेटा।
लेकिन मैं कहूँ कि इसमें इस स्थिति में ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर उठेगा, इस स्थिति में पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। यदि मैं इस पिस्टन की स्थिति को नियत करूंगा, पराक्षण दाब के बराबर दाब लगाऊंगा तो ये विलायक किरणों की गति रुक जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे पराक्षण दाब, भाई पिस्टन पे मैं जो दाब लगा रहा हूँ बाह्य दाब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है किससे, पराक्षण दाब से, यानी कि जितना उससे जाना था ना उससे भी ज़्यादा लगा दे तो यहाँ पे कांस्टेंट है नीचे आएगा। तो पिस्टन को मैं नीचे दाब लगा रहा हूँ, ज़्यादा दाब लगा करके, तो उस स्थिति में इनकी विलायक कणों की गति जो है रुकेगी नहीं बल्कि दिशा पलट जाएगी। उस स्थिति में विलायक कणों अपनी कम सांद्रता के छेद से किधर की ओर जाने लग जाएंगे, अधिक सांद्रता के छेद की ओर जाने लग जाएंगे। तो इसे सारा इधर बच जाएगा, शुद्ध जल इधर बचना आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी किसके, आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस की, व्युत्क्रम परासरण की। इसका उपयोग किया जाता है लवणीय जल के शुद्धिकरण में बेटा, ठीक है। अब एक बात सुन ले एक बार ध्यान से, मैं क्या करूँ, आपने 4-5 प्रॉपर्टियाँ जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टियाँ पढ़ी है, चार कौन सी भाई, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, पराक्षण दाब। तो इन सब से ही विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो याद किया जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि पूछा जाए कि सबसे बढ़िया विधि कौन सी है विलेय के अणुभार के निर्धारण के लिए, तो आप कहोगे पराक्षण दाब। पराक्षण दाब क्यों है वो भी बात सुन लो, क्योंकि पराक्षण जो दाब है कमरे के ताप पर ज्ञात किया जा सकता है और इसमें मोलर ताप के स्थान पर क्या काम लिया जाता है, मोलर ताप को काम में लिया जाता है। इसलिए क्या है, एक उत्तम अणु संख्या गुणधर्म है। इससे विलेय का मोलर द्रव्यमान अधिक सुगमता से याद कर सकते हैं बेटा। तो ये आज का आपका टॉपिक क्लियर हुआ, किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।